देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग इलास्ट्रेशन 6 तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। अभी इलास्ट्रेशन 7 से करेंगे। ये वाला हो गया था ना? हाँ, नहीं ये नहीं हुआ था, 6 से ही तो करना है शायद। 5 तक हो गया था, 6 से करना। हाँ 5 तक हो गया था। हाँ ये देखो 6 वाले क्वेश्चन में लेकिन काफी एडजस्टमेंट है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तुम लोग अगर घर पे प्रैक्टिस किए हो तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हुआ हो। देखो क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड टुक ओवर ए रनिंग बिजनेस इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2001. The company was incorporated on 1st of August 2001. The following information for the year ended 31st of March 2002. तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो इससे हम लोगों का एटलीस्ट टाइम रेशियो तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 6 लिख लेते हैं। ये देखो इलास्ट्रेशन 6, इनकॉर्पोरेशन का डेट है इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल से चल रहा था, मतलब 1st अप्रैल 2001 से ये बिजनेस कंटिन्यू हो रहा था और एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है 1st अगस्त को। अच्छा, मतलब एबीसी लिमिटेड ने ले लिया है तो 1st अगस्त को इनकॉर्पोरेट हुआ है। इनकॉर्पोरेट, यहाँ से कंपनी फॉर्मेशन हो गया 1st of August 2001, ठीक है। 1st of August 2001, तो ये प्री और ये वाला पोस्ट, ठीक है। ईयर एंड कब होता है? ईयर एंड होता है 31st मार्च को, तो 31st of March 2002। तो यहाँ से हम लोग को प्री पोस्ट पता चल जाएगा। प्री पीरियड कितना हो गया अप्रैल से लेके 1st अगस्त तक, और पोस्ट कितना हो जाएगा? बोलो प्री कितना होता है? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स है ना, और यहाँ पर 8 मंथ्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम रेशियो प्री इज टू पोस्ट 4:8, यानी कि 1:2। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखो डिटेल्स दे रखा है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस में सैलरी, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस, रेंट, ऑफिस बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डायरेक्टर्स फीस, बैड डेप्ट, कमीशन टू सेलिंग एजेंट, टैक्स ऑडिट फीस, डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, सेलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बाकी कैलकुलेशन देख सकते हैं। जैसे पहले बोला है टोटल सेल्स फॉर द ईयर विच अमाउंटेड टू 19,20,000। अच्छा ये देखो टोटल सेल्स फॉर द ईयर, फिर कॉमा दे दिया है, विच अमाउंट टू 19,20,000 एरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ 30th September 2001। बोल रहा है कि टोटल सेल्स जो भी था वो एक ही तरह का था 30th September 2001 तक। क्यों? उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद देयर आफ्टर दे इन रिकॉर्ड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर। बाकी टाइम में इन्होंने सेल में क्या देखा है? इंक्रीमेंट देखा है। कितना इंक्रीमेंट देखा है? 2/3, ठीक है, 2/3 का इंक्रीमेंट देखा है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो यहाँ पर ऐसे लिख के दिखा देते, देखो सेल यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा? अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हम अप्रैल लिख देते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ठीक है। ये हो गया कंसेप्ट, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है कि मंथली, यहाँ पर बोल रहा है टोटल सेल्स जो भी है, जो कि 19,20,000 बोल रहा है टोटल सेल्स, ठीक है। मतलब ये अप्रैल से लेके मार्च तक का जो सेल है वो है टोटल 19,20,000। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है, लेकिन बोल रहा है उसके साथ साथ कि एरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ 30th सितंबर। लेकिन ये बोल रहा है कि एक ही तरह का सेल जो था वो 30th सितंबर तक था। उसके बाद एक इंक्रीज दिखा, जो इंक्रीज है 2/3, ठीक है, 2/3 दिखा रेस्ट ऑफ द ईयर। तो हम लोग यहाँ पर अगर ऐसे मान ले, वर्किंग नोट नंबर 2 दे देते हैं, लेट मंथली सेल्स बी एक्स अप टू
30th ऑफ सितंबर, ठीक है, अप टू 30th ऑफ सितंबर। इसका मतलब अप्रैल का सेल कितना होगा, क्योंकि 30th सितंबर के बाद से उनको एक इंक्रीज दिखा था, उसके पहले एक ही तरह का था, तो ये एक्स अमाउंट ऑफ सेल कहां तक होगा, कहां से, कौन कौन मंथ में एक्स लिखे, कौन कौन मंथ में एक्स लिखे, मुझे ये बताओ कि कहां से कहां तक होगा। बोलो, मेरा आवाज नहीं आ रहा है या फिर तुम लोग नहीं बोल रहे? हेलो, मैम आवाज आ रहा है आपका? तो बोलो। हम 2 मिनट नीचे आया था काम से, अभी ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा, विश्वजीत, विश्वजीत है या विश्वजीत भी गायब हो गया? गायब हो गया, उसका नेटवर्क इश्यूज थे। मैं तो मैम बारिश में फंस गया था, वो उधर क्लास चालू हो गया था। गुड मॉर्निंग स्नेहाशु। मॉर्निंग मैम। ठीक है, हम फिर से बताते हैं जो बोल रहे थे, देखो तुम लोग आंसर दे पाते हो कि नहीं। यहाँ पर बोला था कि टोटल सेल्स, वैसे भी ये ड्रॉ से दिख रहा है कि टोटल सेल्स 19,20,000 था, लेकिन अप टू सितंबर तक एक ही तरह का सेल था, सितंबर के बाद सेल्स में इंक्रीज दिखा है। तो ये अगर हम लोग मान लेते हैं कि अप टू सितंबर तक जो सेल्स था वो रुपीज एक्स करते एक्स था, ठीक है, क्योंकि सितंबर तक एक ही तरह का सेल्स था। अगर हर मंथ 1,000 रुपए करके था तो सितंबर तक, जैन से सॉरी अप्रैल से लेके सितंबर तक जस्ट एक ही तरह का सेल्स था। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जो सेल्स का अमाउंट मैंने यहाँ पर एजम्पशन लिया है रुपीज एक्स, वो कहां तक होगा, तो वो अप्रैल में भी होगा, मई में भी होगा, जून में भी होगा, जुलाई में भी होगा, अगस्त में भी होगा, सितंबर में भी होगा, क्योंकि 30 सितंबर तक एक तरह का सेल था। आफ्टर दैट यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखा है 2/3, तो सितंबर के बाद सेल्स का अमाउंट क्या हो जाएगा, बोलो। 3x। आफ्टर सितंबर, हाँ बोलो, और एक बार बोलो, बात कट गया। 2/3x। सिर्फ 2/3x होगा, मतलब बोला है इंक्रीज। इंक्रीज मतलब जैसे मान लो आज कोई चीज 10 रुपए में मिल रहा है, कल तुम्हें दुकानदार बोल रहा है अगर कल आओगे तो यही चीज 2 रुपया ज्यादा में मिलेगा, तो क्या 2 रुपये में मिलेगा या 12 रुपए में मिलेगा? 2 + 3 + x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x जो है वो तो है ही, 2/3 इंक्रीज हुआ है, 2/3 इंटू एक्स, मतलब ये वाला है ना, जितना इंक्रीज हुआ है 2/3 ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा 3x + 2x, 5x/3, 5x/3, यानी आफ्टर दैट 5x/3, 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 ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था ये क्वेश्चन में, लेकिन एडजस्टमेंट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स जो है, सेल्स को अगर हम लोग प्री और पोस्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर एक रेशियो हमारा प्री पोस्ट में होता है, तो प्री कितना मंथ है, प्री तो हम लोगों का अगस्त तक है, ठीक है, मतलब 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स का सेल कितना हो जाएगा, प्री का सेल 1 2 3 4, ठीक है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो बाकी पोस्ट में कितना जाएगा, ये 4x को हटा दो, उसके बाद 2x है और बाकी 5x+3 है, 5x/3 है, 5x/3 कितना बार, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, बहुत बार लिखना पड़ेगा। हम इसको ऐसे कर दे इंटू 6, या फिर लिख देते, देखो नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे, लेकिन एग्जाम में तुम लोग को ऐसे टाइम वेस्ट लेकिन नहीं करना है, अभी समझ लो, नहीं तो फिर सोचोगे 6 क्यों मल्टीप्लाई हो गया, वैसे लग सकता है तुम लोग को। ये तो मतलब ऐसे होता है ना, जैसे 3+3 दो बार नहीं लिख के हम 3 × 2 भी तो लिख सकते हैं, वही चीज है, ठीक है। तो एक बार मैंने डिटेल से लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, चलो हो गया। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x + x, 2x प्लस ये कितना हो गया 3, और ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 5x यानी 30x, 4x = 2x + 10x यानी 12x।
1:3, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सेल्स रेशियो 1:3, ठीक है। तो ये देखो बुक में ना थोड़ा सा मतलब टफ तरीके से कर रखा है, फिर इसको डिवाइडेड बाय इतना ऐसे करने का जरूरत नहीं, हम लोग नॉर्मली भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही समझ में आ जाता है कि क्या है एक्चुअली। देखो ड्रॉ करने का मतलब है पूरा कंसेप्चुअली समझ पाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें हमेशा प्री पोस्ट में डिवाइड करना पड़ता है, तो ऐसे करेंगे प्री पोस्ट में डिवाइड हो गया 1:3 हम लोगों का रेशियो आ गया, ठीक है। अच्छा आफ्टर दैट देखते हैं, बहुत सारा वर्किंग नोट बनेगा इसमें। दूसरा यहाँ पर पॉइंट देखो क्या बोल रहा है कि रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड 2000 पर मंथ अप टू सितंबर एंड देयर आफ्टर इट वाज इंक्रीज बाय 400 पर मंथ। तो इसको भी कैसे करोगे, देखो वर्किंग नोट नंबर 3 दे देते हैं, तो ऐसे ड्रॉ कर लो, सबसे बेस्ट होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। टाइम भले ही लगे, वहां पर एक क्वेश्चन करके आना है, ये भी बहुत जरूरी है, टाइम पे करना ये भी जितना जरूरी है, सही करके आना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेंट बोल रहा है 2000 था 30 सितंबर तक, तो यहाँ पर कितना था 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000। आफ्टर दैट कितना बोल रहा है, आफ्टर दैट बोल रहा है इंक्रीज्ड बाय 400 पर मंथ। तो कितना हुआ होगा, रेंट इंक्रीज होने के बाद रेंट कितना करके हुआ होगा, बोलो। हम 400 ऐड कर देंगे, जितना प्रीवियस था ना उसको मतलब डिवाइडेड बाय पर मंथ कर देंगे, फिर जहां से इंक्रीज हुआ 400 ऐड कर देंगे। प्रीवियस को डिवाइड क्यों करेंगे, प्रीवियसली अगर 2000 था तो अभी 400 बढ़ा है तो ऐड 2400 होगा हो ना। जाएगा मैम, सितंबर से हाँ 2400। सितंबर से नहीं, अक्टूबर से 2400, क्योंकि ये 30 सितंबर तक एक जैसा था, अप टू सितंबर बोला है ना, ये एक्चुअली 30 सितंबर, अप टू सितंबर मतलब सितंबर पूरा। अब इसको भी हमें प्री पोस्ट में डिवाइड करना है, तो प्री और पोस्ट। तो प्री का 4 मंथ्स है, प्री का 4 मंथ्स 1 2 3 4 मतलब 2000 करके 4 मंथ्स, तो 2000 इंटू 4, और पोस्ट का हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर हम एक ऐसे लाइन लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया प्री और यहां से यहां तक हो गया पोस्ट, ठीक है। तो 2000 करके 2 टाइम्स, 2000 करके 2 टाइम्स प्लस 2400 करके 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पर हो गया 8000 और यहाँ पर हो गया 4000 प्लस 14400। तो 8000 इज टू 14000 नहीं 18400 ऐसा आ रहा है। अच्छा तो ये प्री में चला जाएगा और ये पोस्ट में चला जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जब हम लोग इसका कैलकुलेशन सोल्यूशन करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड 4800 टुवर्ड सेल्स प्रमोशन। तो इसमें क्या बोलना चाहा है कि सेल्स प्रमोशन बोल के अलग से एक हिंट्स दे दिया, वैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पूरा था कितना। वैसे अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देखेंगे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पूरा था हम लोग का, कहाँ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये रहा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 16,800। अब उसमें बोल रहा है कि सेल्स का था, सेल्स प्रमोशन का 4,800। ये क्यों बोला है, अगर सेल्स प्रमोशन के लिए बताया है तो इतना सेल्स पे ही जाना चाहिए, इसका मतलब बाकी सेल्स प्रमोशन से नहीं है, यानी बाकी ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो नॉट रिलेटेड टू सेल्स प्रमोशन है, ठीक है। तो अगर नॉट रिलेटेड टू सेल्स प्रमोशन है तो इसका मतलब वो हम लोग का सेल्स के रेशियो में नहीं डिवाइड होना चाहिए, इसी वजह से अलग से बताया है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। वर्किंग नोट नंबर 3, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस टोटल है 16,800, ठीक है। इसमें से 4,800 फॉर सेल्स प्रमोशन, मतलब रिलेटेड टू सेल, तो बाकी नॉट रिलेटेड टू सेल। ये 12,000 होगा, 12,800 ये हो गया नॉट रिलेटेड टू सेल। 12,800 नहीं हो रहा है, 12,000 हो रहा है, गलत लिखा है मैंने।
ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। ये हो गया नॉट रिलेटेड टू से, नॉट रिलेटेड टू सेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है, ये 4,800 जो है, ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट होगा सेल्स रेशियो में, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेल्स रेशियो में, ठीक है। सेल्स रेशियो कितना था? सेल्स रेशियो था हम लोग का 1:3, तो ये सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और बाकी जो बचा ये वाला, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा टाइम रेशियो में, क्योंकि ये सेल्स रिलेटेड नहीं है, तभी तो ये बता दिया कि ये अलग से सेल्स रिलेटेड है। तो ये अगर टाइम रेशियो में होगा तो 1:2 में होगा, ठीक है। तो ये कर लेते हैं 1:2 में। अच्छा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने से कितना कितना आएगा? यहाँ पर 1:3, तो ये हो गया हाँ 1200 एंड 3600, और ये वाला हो जाएगा 4000। हाँ, तो ये प्री का है, ये पोस्ट का है, तो टोटल प्री का कितना हो जाएगा? टोटल प्री का हो गया ये वाला और ये वाला 1200 प्लस 4000। ऐसा कैसे? हाँ यहाँ, हाँ यहाँ पर ये इसीलिए पता चल रहा है क्योंकि 1 जो है वो प्री को बता रहा है, 3 जो है पोस्ट को बता रहा है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये प्री का है, ये पोस्ट का है, प्री और पोस्ट में ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। या फिर ऐसे कर लो, यहाँ पर लिख के कर सकते हैं, प्री का कितना जाएगा, पोस्ट का कितना जाएगा। ये बाइफर्केशन प्री और पोस्ट ही बता रहा है, ये प्री का और ये पोस्ट का, तो प्री, टोटल प्री और टोटल पोस्ट। मैम वो 11,600 पोस्ट, 11,600। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है डेप्रिसिएशन इंक्लूड 600 फॉर एसेट रिक्वायर्ड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो डेप्रिसिएशन में 600 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है, इसका मतलब बाकी प्री इनकॉर्पोरेशन का होगा। तो डेप्रिसिएशन टोटल कितना है? डेप्रिसिएशन है 9,600, ठीक है। तो इसको पीछे कर लेते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 4 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन टोटल ₹9,600, इसमें से ओनली पोस्ट 600 ये बता दिया, तो रिमेनिंग 9,000, हाँ 9,600 माइनस 600, 9,600। अब ये 9,000 सॉरी 9,000, ये 9,000 में से हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कितना प्री है कितना पोस्ट है, क्योंकि ये इसमें से ये बता दिया है सिर्फ पोस्ट का 600 है, पोस्ट का 600 है, ये हमें डायरेक्टली बता दिया है। तो बाकी बच्चा 9,000, अगर ऐसा कुछ नहीं बता तो हम लोग 9,000 को प्री पोस्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन 600 अलग से बता दिया है कि पोस्ट का ही है, मतलब 9,000 मिक्सड अप है प्री प्लस पोस्ट का। तो रिमेनिंग जो है उसमें प्री प्लस पोस्ट दोनों इंक्लूडेड है, दोनों को अलग अलग करना है। डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो पे होता है, तो टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 3,000 और 600, सॉरी 3,000 और 6,000। 3,000 और 6,000 प्री पोस्ट का रेशियो था हम लोग का 1:2, 1:2 प्री पोस्ट 3,000, और यहाँ पर हो गया 6,000, ठीक है। तो टोटल प्री 3,000, टोटल पोस्ट 6,000 प्लस 600, यानी 6,600। अच्छा, purchase consideration was discharged by the company on 30th September 2001 by issuing equity shares of 10 each। तो वैसे इनको परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज करना चाहिए था जिस दिन इनकॉर्पोरेट हो रहा है उस दिन के अंदर, तो 1 अगस्त के अंदर करना चाहिए, बट इन लोगों ने 30th सितंबर को किया, यानी 1 मंथ डिले हुआ, इस वजह से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट का कुछ हमें बताया नहीं कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगा जो कि पीएल में दिख रहा होगा।
ये देखो इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 4200, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? इंटरेस्ट पेड 4200। अच्छा, इसमें से हमें इसको प्री और पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, प्री और पोस्ट। तो प्री का कितना है? प्री का तो कितना हो जाएगा? 4 मंथ्स। प्री का 4 मंथ्स हो जाएगा। वैसे पे करना था कब? अगस्त में, लेकिन पे कब किया है? ये वाला सितंबर में। हाँ, मतलब 1 मंथ डिले हुआ है, मतलब यहाँ पर 1 मंथ। तो 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4200 डिवाइडेड बाय, नहीं कब पे हुआ है, एक मिनट चेक कर। 5 मंथ्स होगा ना, क्योंकि अप्रैल से लेके अगस्त तक तो 5 मंथ्स होता है ना। 5 मंथ्स, और यहाँ पर अगस्त का 1 है ना, 1 तारीख है। ये ड्रॉ ऐसे बना हुआ ना, अप्रैल से लेके 1 अप्रैल, ये ड्रॉ है 1 अप्रैल 2001 से लेके 1 अगस्त 2001। यहाँ पर लिख लेते हैं 2001 से लेके 1 अगस्त 2001, यहाँ से यहाँ तक का प्री था। अच्छा, इन्होंने पे किया है 30 सितंबर को पे किया है, इसका मतलब प्री का 4 मंथ्स होता है। अप्रैल से लेके अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई 1 तारीख, और 2 महीना डिले किया है, 2 मंथ्स डिले किया। आफ्टर 2 मंथ्स जो है यहाँ पर इंटरेस्ट पे हुआ है, इंटरेस्ट पेड, तो इसका मतलब 4 मंथ्स इधर और इधर 2 मंथ्स, तो ये 1 नहीं, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि अगस्त पूरा और सितंबर पूरा। यहाँ पर 1 अगस्त था, तो 2 सितंबर, सॉरी 2 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर 4:2 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये हो गया प्री में कितना जाएगा? 4:2, मतलब हो गया 2:1। और 1800 जाएगा इसमें पोस्ट में। 1800 हो रहा है। नहीं मैम, 2800 जाएगा इधर हाँ, प्री में, और ये वाला हो रहा है 1400। हाँ 1400 हो रहा है। और इसको सिंप्लीफाई करने से भी सेम ही आएगा, एक ही आएगा, जैसे भी करो। तो ये हो जाएगा। ये हम लोग को इस तरह से देखना होता है। ये 2 मंथ्स हो रहा है, 1 तारीख दिया हुआ है, तो इसमें गलती हो सकता है कि 1 मंथ लगे, जैसे मैंने भी यहाँ पर गलत लिख दिया था, ठीक है। तो ये डेट जो है देखना है, 1 दिन का है कि नहीं, ठीक है। सॉरी, मतलब फर्स्ट डेट है कि लास्ट डेट है, उसके हिसाब से पूरा मंथ लेना है कि हाफ मंथ लेना है, बस। और कुछ नहीं था इसमें इम्पोर्टेंट। अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन इसमें बहुत सारा वर्किंग नोट बनेगा। अच्छा, मेन सोल्यूशन statement showing calculation of profits for pre and post incorporation periods for the year 31st of March 2002. Pre पर्टिकुलर, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल बेसिस, अच्छा 3,20,000 सेल्स, सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सेल्स रेशियो है 1:3 और टाइम है 1:2, 1:3।
1:3, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 80,000 और 3 टाइम्स मतलब 2,40,000 लेस एक्सपेंसेस में सैलरी 48,000, सैलरी 48,000 टाइम रेशियो में हो जाएगा 1:2, तो 3 से डिवाइड होगा 16,000 और 16,000 का डबल 32,000। अच्छा, सेल्स के बाद हो जाएगा स्टेशनरी, ये भी टाइम रेशियो में जाएगा। वन इज टू टू टाइम रेशियो में जाएगा स्टेशनरी 4,800, तो इतना ही होगा बस। 16,000 की जगह 1,600 और यहाँ पर 3,200 क्योंकि ये 4,800 था। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये वर्किंग नोट के हिसाब से लिखेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये वर्किंग नोट के हिसाब से लिखना पड़ेगा। वर्किंग नोट कितना है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का? वर्किंग नोट नंबर 3। पीढ़ी में 5,200 और पोस्ट में 11,600। हाँ, गुड आफ्टरनून सचिन। 5,200 और 11,600। अच्छा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का टोटल कितना था? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का टोटल था 16,800 और यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर यहाँ लिख देते हैं। कैसे किया? यहाँ नहीं लिख के यहाँ पर लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर। वर्किंग नोट नंबर था 3, वर्किंग नोट नंबर 3 ये हो गया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सेल्स पे होना चाहिए 1:3। अच्छा, अमाउंट कितना था एडवर्टाइजमेंट का? 16,000, तो ये 4,000 और 4,000 का 3 टाइम्स मतलब 12,000। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट के बाद है मिसलेनियस टोटल ट्रेड एक्सपेंसेस 37,800। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस ये किस पे जाना चाहिए? ट्रेड एक्सपेंस बोला है और कुछ नहीं बोला है, तो ये किस पे जाना चाहिए? टाइम पे जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बताया नहीं फिक्स्ड है कि वेरिएबल है ना, मतलब सेल्स रिलेटेड है कि नहीं ये तो नहीं बताया, तो ट्रेड एक्सपेंसेस बोला है तो हम लोग इसको दे देते हैं टाइम रेशियो पे, यानी 1:2। तो ये हो गया 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना? 12,600। 12,600 और इसका डबल 25,200। हाँ। रेंट, रेंट भी वर्किंग नोट के हिसाब से आएगा। रेंट ऑफिस बिल्डिंग, वर्किंग नोट नंबर 2। रेंट ये वाला था, ये वाला, ये रेंट वाला था। वर्किंग नोट नंबर मैंने गलत लिख लिया, 2, 1, 2, ये 3, ये 4 होगा, ये 4, 5 और ये 6। ठीक है, 8,000 और यहाँ पर हो गया 16,400, 8,000 और 16,400। 16 नहीं 18 था ना? हाँ, 18,400 दोनों का ऐड करके 18,400 आया था। रेंट का टोटल कितना था? 26,400। इलेक्ट्रिसिटी 4,200, 26,400 इलेक्ट्रिसिटी 4,200। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किस पे जाना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किस पे जाना चाहिए? टाइम, तो 3 से डिवाइड करो। 1,400 और 2,800। 2,800। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के बाद यहाँ पर डायरेक्टर फीस, तो डायरेक्टर किसका आएगा? वो कहाँ पर आएगा? पोस्ट में, पोस्ट
11,200, बैड डेप्ट 3,200, 11,200, 11,200, बैड डेप्ट CLADC सेल्स रेशियो 1:3, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 800, और 800 का 3 टाइम्स 2,400। अच्छा, बैड डेप्ट्स के बाद है कमीशन टू सेलिंग एजेंट, कमीशन टू सेलिंग एजेंट, ये तो सेल्स पे ही जाना चाहिए, सेलिंग एजेंट है तो सेल्स पे ही जाना चाहिए। अमाउंट कितना है कमीशन टू? 16,000, 16,000 डिवाइडेड बाई 4, यानी 4,000 और 4,000 का 3 टाइम्स 12,000, 12,000 12,000। अच्छा, कमीशन हो गया। नेक्स्ट आ जा रहा है कमीशन के बाद टैक्स ऑडिट फी, ये कहाँ पर आएगा? क्या ये दोनों में आएगा? टैक्स ऑडिट बोला है। सेल रेशियो हाँ, टैक्स ऑडिट फीस जो है ये सेल्स रेशियो में आ जाएगा और दोनों में आएगा, ठीक है। ये सिर्फ पोस्ट में नहीं होगा, ये टैक्स ऑडिट है, ये कंपनी ऑडिट नहीं है। 6,000, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1,500, 1,500 का 3 टाइम्स 4,500। हाँ, टैक्स ऑडिट हो गया। अब डिवेंचर इंटरेस्ट, ये कहाँ पर आना चाहिए? पोस्ट में जाएगा। हाँ, सिर्फ पोस्ट में जाएगा, क्योंकि डिवेंचर कंपनी छोड़ के कोई इश्यू नहीं कर सकता है। 3,000। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर था, इसके बाद इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, ये वर्किंग नोट के हिसाब से करेंगे। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर वर्किंग नोट नंबर, ये वाला इंटरेस्ट पेड टू वेंडर वर्किंग नोट नंबर 6, 4,200, 2,800 और 1,400, टोटल 4,200, 2,800 और 1,400 वर्किंग नोट नंबर 6। इंटरेस्ट पेड हो गया। अच्छा, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस 25,200, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स के ऊपर जाना चाहिए, 25,200 सेल्स 1:3, मतलब 4 से डिवाइड होगा, तो 25,200 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 6,300 और 18,900। हाँ, 18,900 सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। डेप्रिसिएशन, ये भी वर्किंग नोट के हिसाब से जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट वर्किंग नोट नंबर 5 होगा शायद ये। हाँ, वर्किंग नोट नंबर 5 9,600 और टोटल 3,000 और 6,600, 9,600। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, नेट प्रॉफिट। $80,000 minus 16,000 minus 1,600 minus 5,200, 4,000 or 12,000, 12, 13, 14, 15, 16,600 minus 16,600, 16,000 था, मतलब minus 10,000 और करना पड़ेगा। 16,600, 8,000 और ये हो गया 9,400 माइनस 9,400। अच्छा, फिर यहाँ पर 12,400 नहीं, 12,800 होगा। 400 बोल रहे हो, 800 है आंसर। 1,500, 2,800, 6,300, 3,000, 12,800 और 2,40,000 माइनस 32,000 और ये हो गया 35,200, 74,800 74,800। हाँ, ये आंसर है, तो लिख लेते 74,800। अच्छा, तो ये वाला यहाँ पर माइनस करने से ये दोनों का टोटल आना चाहिए, मतलब 12,800 प्लस 74,800, यही वाला आना चाहिए, 2,40,000
66,800 यही होना चाहिए, चेक करके देखना पड़ेगा टोटल में, चेक करके देख सकते हो, इतना ही आना चाहिए, इन दोनों का टोटल ही आएगा। अच्छा मैम हम्म, मैं वो दोनों का टोटल मेरा आ रहा है 87,600। ओह अच्छा, मैंने कुछ ज्यादा ही ऐड कर दिया लग रहा है, पहले का कोई अमाउंट ऐड कर दिया। अच्छा यहाँ पर 12,800 प्लस 74,800 87,600, हाँ ये पता नहीं कहाँ से लिखते हैं, 87,600, अब ठीक है 87,600 होगा। अच्छा यहाँ पर, अच्छा इसमें तो और कुछ नहीं है, खत्म। अच्छा नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 7, एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 May 2001 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ डीईएफ एंड कंपनी। डीईएफ एंड कंपनी कंपनी नहीं होता है, ठीक है, पार्टनरशिप की तरह ये कंपनी है, इन्होंने टेक ओवर किया है 1 May को। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज गिवन बाय एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 December, मतलब इनका ईयर स्टार्ट होता है जैन और खत्म होता है दिसंबर को, किसका, जिसने खरीदा है बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो ऐसे होगा इलस्ट्रेशन 7, ये वाला बना लिया। बन गया, ठीक है। बस तो मुझे सिर्फ अमाउंट सिर्फ हाँ वो सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बना, बाकी सब बन गया। ठीक है, तो मुझे अमाउंट बताते जाना जब कैलकुलेशन करेंगे तब। Yes, ma'am. ABC Limited was incorporated on 1/5 May 2001, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया प्री, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पोस्ट, ठीक है। ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 Jan 2001 से, और ये खत्म कब होता है, 31 December 2001 को। यहाँ पर बोल दिया है टू टेक ओवर द बिजनेस फ्रॉम 1/1/2001। अच्छा, टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ डीईएफ एंड कंपनी फ्रॉम 1/1/2001, ठीक है। और इनकॉर्पोरेटेड इतने डेट, मतलब 1 May को हुआ है, और यहाँ पर ईयर एंड बता दिया, बाकी यहाँ पर डिटेल्स बता रहा है। जीपी रेशियो कांस्टेंट है थ्रू आउट द ईयर। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर पहला वर्किंग नोट नंबर 1 में बना लेते हैं टाइम रेशियो। टाइम रेशियो हो जाएगा प्री इज टू पोस्ट, प्री इज टू, 4:8। हाँ यहाँ से यहाँ 4 मंथ्स होता है, देख लो जैन फेब मार्च अप्रैल, क्योंकि मई का 1 तारीख है तो 4 मंथ्स, और ये बाकी बचा हुआ 12 से माइनस करने से कितना 8 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो प्री इज टू पोस्ट 4:8, यानी 1:2, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2, जहां से हम लोग सेल्स रेशियो निकालेंगे। जीपी बोल रहा है कि रेशियो कांस्टेंट था थ्रू आउट द ईयर, सेल्स फॉर जैन एंड अक्टूबर 1.5 times the average monthly sales, while sales for December were twice the average monthly sales। पहले हम लोग एवरेज मंथली सेल ले लेते, लेट एवरेज मंथली सेल्स P रुपीज एक्स, ठीक है। एवरेज मंथली सेल अगर एक्स था तो मंथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब यहाँ पर डिटेल्स देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि सेल्स फॉर जैन एंड अक्टूबर वेयर 1.5 times द एवरेज मंथली सेल्स। एवरेज मंथली सेल्स जितना है उसका 1.5 गुना था जैन और अक्टूबर में। तो जैन में कितना था, एवरेज मंथली सेल का 1.5 गुना, यानी 1.5 into x, जैन और अक्टूबर में, ये रहा अक्टूबर 1.5 into x, ठीक है। अच्छा उसके बाद बोल रहा है while sales for December were twice the average monthly sales, और दिसंबर में था एवरेज मंथली सेल्स का ट्वाइस यानी डबल, ठीक है। बाकी का कुछ नहीं बोला, यानी एक से था, इसका मतलब बाकी मंथ में सेल्स वैसे ही था जैसे नॉर्मली हम लोगों ने माना है कि एवरेज सेल्स जो था वही था, ना ज्यादा था ना कम था, ठीक है। अब हम लोग को इसको प्री और पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्री का कौन कौन सा मंथ आ जाता है, प्री का स्टार्टिंग का 4 मंथ्स प्री है, मतलब 1.5x प्लस x मतलब 1 2 3 4 यहाँ तक, यहाँ से पोस्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 3 प्लस 1 4.5x, और पोस्ट का कितना हो जाएगा, पोस्ट का हो गया x 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 5, 9.5। हाँ 5x 1.5x, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, इसको 6 कर लेते हैं, x 6 टाइम्स है, 1.5 एक बार है, 2 एक बार है, तो यहाँ पर रुक गया 6 7 8 9.5x, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालेंगे, प्री इज टू पोस्ट, 9:19 हो जाएगा।
5 से कर लेते हैं, ठीक है, 5 से हो जाएगा। 9:19। 9:19। हाँ मैम, वो वहाँ से 9 मिला by के 45 और 95 हो जाएगा ना, 5 से डिवाइड करने के बाद करेंगे तो 9 इधर आएगा और 19 उधर जाएगा। अच्छा, हाँ 9:19, ठीक है, वो 0 हट जाएगा नीचे। मैं मतलब अगर देखो किसी को नहीं समझ आया तो ये कैसे हुआ, 4.5 को 45/10 बोल सकते हैं और 95/10 बोल सकते हैं, ठीक है। तो 10 10, ठीक है 10, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर एक डेटा रहता है तो हाँ, एक डेटा के लिए एक जीरो, अगर दो डेटा रहता है तो दो दो जीरो होता है, एक हमेशा आएगा ही, ठीक है। 1 लिखो, उसके बाद पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो ऐड कर देना चाहिए, तो 10 दोनों साइड से हट जाएगा, तो 45:95 का रेशियो 5 से डिवाइड करने पे इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेल्स रेशियो बन गया। अच्छा, उसके बाद बैड डेब्ट्स बोला है, आफ्टर एडजस्टिंग ए रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ बैड डेब्ट फॉर ए सेल्स मेड इन जुलाई 2000 में जो बैड डेब्ट हुआ था उसका रिकवरी हुआ है, तो ये कहां पर जाना चाहिए बोल सकते हो, जुलाई का जो बैड डेब्ट हुआ था उसका रिकवरी, जुलाई कौन सा ईयर वो तो देखो, जुलाई 2000, हम लोग कौन से ईयर का अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं 2001 का अकाउंटिंग, और जुलाई का अगर कोई सेल का बैड डेब्ट प्री में जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली प्री का है, मतलब बिजनेस किसके नाम का था तब, मतलब किसने सेल किया था, इसने एबीसी लिमिटेड ने या डीईएफ एंड कंपनी ने, सोचो अगर 2000 का बात हो रहा है तो सेल किससे हुआ होगा, बोलो। ABC Limited। नहीं, गलत हो गया, आंसर गलत हो गया। ABC Limited was incorporated on 1/5 of May 2001, तो मुझे बोलो डीईएफ एंड कंपनी उससे सेल हुआ होगा ना, अगर ये ड्रॉ में नाम लिखना चाहो तो यहाँ से क्या था, डीईएफ एंड कंपनी यहाँ तक था, यहाँ से बिजनेस लिया गया, फॉर्मेलिटीज यहाँ पर पूरा हुआ और एकदम कायदे से एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ। तो अगर 2000 का सेल है वो तो डीईएफ एंड कंपनी ने किया होगा, तो उसका सेल का रिकवरी उसी के पास जाना चाहिए, इसीलिए प्री में होगा। सिर्फ प्री में क्यों हो रहा है उसे सोचना भी तो चाहिए ना, जुलाई 2000 में है, तो 2000 ईयर में बिजनेस कौन चला रहा था, डीईएफ एंड कंपनी, तो अगर सेल किया है तो डीईएफ एंड कंपनी ने किया है, बैड डेब्ट हुआ तो उनका हुआ, रिकवरी हुआ तो भी उनका हुआ, इस वजह से होगा। फिर बोल रहा है मैनेजर सैलरी वाज इंक्रीज्ड बाय 2000 पर मंथ फ्रॉम 1/5 ऑफ मई 2001, तो मैनेजर सैलरी का क्या होगा, देखो अकाउंटिंग यहाँ पर कर लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3, मैनेजर सैलरी, मैनेजर का सैलरी है टोटल, ये रहा 85,000, सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी 85,000, तो सैलरी है 85,000 मैनेजर का, सिर्फ मैनेजर का, ठीक है। और इनका कैसे हुआ है, इंक्रीज हुआ है 2000 करके 1 मई से, ठीक है। तो 1 मई से 2000 करके इंक्रीज हुआ है, तो हमें प्री और पोस्ट का कैलकुलेट करना है, 1 मई से 2000 करके इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो यहाँ पर मई यानी यहाँ से हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से 2000 करके इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो इसके पहले मान लेते हैं ये प्री कर लेते हैं, ये पोस्ट कर लेते हैं, मतलब इंक्रीमेंट पोस्ट में ही हुआ है, ठीक है। इंक्रीमेंट कब हुआ है, पोस्ट में। उनके 85,000 से माइनस कर दिए 16,000, तो 69,000 डिवाइडेड बाय 12, तो पर मंथ का गया 5750, और तो फिर फ्री का निकाल लिए हैं 5750 इंटू 4, और पोस्ट का जो बचा हुआ। अच्छा, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक्स मान के भी कर सकते हो या फिर और एक तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, देखो दो तरीके से हम दिखा देते हैं। तो इंक्रीमेंट पोस्ट में हुआ है, तो इंक्रीज्ड सैलरी कितना था बोल सकते हो, इंक्रीज सैलरी हम लोग पहले थोड़ा सा सिंपल तरीके से सोचते हैं कि अगर हम लोग का सैलरी इंक्रीज किया गया है मैनेजर का 1 मई से 2000 करके, तो 16,000। हाँ कितना इंक्रीज दिया है, मई पूरा 8 महीने का, 8 महीने का 2000 करके हम लोगों ने बेसी दिया है 16,000, ठीक है। अगर ये इंक्रीमेंट नहीं होता तो सैलरी कितना होता, सैलरी विदाउट एनी इंक्रीमेंट, विदाउट एनी इंक्रीमेंट कितना होगा, 85,000 माइनस 16,000, 85,000 माइनस 16,000 कितना हो जाएगा, 69,000।
69,000, ठीक है। अब ये सैलरी नॉर्मल था, ठीक है, मतलब ये तो मिला ही है और 2000 करके एक्स्ट्रा मिला है, तो 69,000 पूरे 12 मंथ्स का है और इसमें 16,000 एडिशनल है, ठीक है। तो इसमें प्री और पोस्ट दोनों इंक्लूडेड है, विदाउट एनी इंक्रीमेंट, प्री और पोस्ट। तो प्री पोस्ट हम लोग कैसे, सैलरी कैसे होता है टाइम के बेसिस पे, तो 1:2 में डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 23 और 23,000, 40। हाँ 46,000। और पोस्ट में ये इंक्रीमेंट तो पोस्ट में हुआ है, पोस्ट में ये वाला भी आ जाएगा 62,000। 62,000 और यहाँ पर हो जाएगा 23,000, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आ रहा है, हाँ 23 और 62, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, या ये एक तरीका है, या फिर ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि प्री में था हम लोगों का x, ठीक है, प्री में सैलरी था x, तो x करके कितना मंथ होगा, x करके जितना प्री का मंथ था यानी 4 मंथ्स, ठीक है। तो x x x x, अगर सैलरी हम लोग इतना मान लेते हैं, लेट सैलरी बी रुपीज x, ठीक है। अच्छा, पोस्ट में कब से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर दे दिया है 1 मई से, तो पूरा पोस्ट पीरियड से ही इंक्रीज हुआ है। तो इसके बाद x + 2000 करके हो गया होगा सैलरी, और ये कितने मंथ का है, 8 मंथ्स का, तो यहाँ पर कितना हो गया 4x। अगर 2000 करके सैलरी बढ़ गया तो जितना था प्लस 2000, ये 8 मंथ्स का है, तो ऐसा सैलरी टोटल कितना हो जाएगा 16,000, ठीक है। ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कितना हो जाएगा 4x + 8x + 16,000, मतलब 12x + 16,000, ये हो गया टोटल एमडी सैलरी, है ना, टोटल एमडी सैलरी। तो ये जो है इक्विवेलेंट टू 85,000 हो जाएगा, 12x + 16,000 ये 85,000 से बराबर हो जाएगा। तो 12x = वही 85,000 - 16,000, देखो सेम कंसेप्ट ही आ जाता है, कैसे भी क्यों ना करें हम लोग। यहाँ पर फिर डिवाइड कर दो 12 से, तो x का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का, कितना होगा 69,000 डिवाइडेड बाय 12, 5750, तो 5750 करके 4 मंथ्स इंटू 4 करना पड़ेगा, प्री का 23,000, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा एक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स मतलब क्या, सैलरी, प्री का कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा 4 × 5750, यानी ये वाला ऑटोमेटिकली दिखेगा 23,000, और यहाँ पर करना पड़ेगा 8x + 16,000, मतलब यहाँ पर भी कैलकुलेट करोगे तो सेम यही 62,000 आ जाएगा। जैसा ठीक लगे कर सकते हो, यही आसान रहेगा, एक्स का जरूरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड इन अप्रैल 2001, अगर अप्रैल 2001 में अगर सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया गया है, तो इन्वेस्टमेंट प्री में जाएगा कि पोस्ट में जाएगा, अप्रैल 2001 प्री में जाएगा, क्योंकि ये तो मई आ गया, ठीक है। अच्छा, एंटायर ऑडिट फीस रिलेटेड टू कंपनी, तो ये कहां पर जाएगा, इस इंफॉर्मेशन से हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, पोस्ट में जाएगा। पोस्ट में जाएगा, क्योंकि कंपनी तो पोस्ट में बना है, ठीक है। बस और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। statement showing calculation of profit or loss for pre and post incorporation period, particulars, total basis pre post, अच्छा सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट 10,64,000, ग्रॉस प्रॉफिट 10,64,000, सेल्स, और सेल्स का रेशियो
9:19। अच्छा बताओ कितना होगा डिवाइड करने से? 34,000, 3,42,000 और उधर हो गया 7,22,000। 3,42,000, 7,22,000। 22,000 लेस करना पड़ेगा। अच्छा लेस के पहले ये कहाँ पर आएगा बोलो? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न्ड, यानी ये क्या है? ये इनकम है, ये तो एक, और इंटरेस्ट ऑन हाँ ये ऐड होगा, ये एक्सपेंस नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न्ड ये इनकम है जो तुम लोग पीएल में बाई साइड में लिखते हो, तो यहाँ पर ऐड करके दिखाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न्ड। तो यहाँ पर ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न। अच्छा तो ये अमाउंट जो है 36,000, ये कहां पर लिखना चाहिए? क्योंकि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट अप्रैल में सेल हो गया था ऐसा बताया था। प्री में आएगा क्योंकि ये पूरा, हाँ प्री पीरियड का हो जाएगा 36,000। और एक बैड डेट रिकवरी था, वो भी अर्निंग होता है पीएल में। बाय बैड डेट रिकवरी लिखते हो ना, नॉन ट्रेडिंग इनकम। तो बैड डेट रिकवरी क्योंकि प्री पीरियड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2000 का सेल था, तो इस वजह से यहाँ पर आएगा बैड डेट रिकवरी। ये था 7,000, ये भी प्री में आ जाएगा। अच्छा अब लेस करेंगे एक्सपेंसेस। सबसे पहले है रेंट एंड टैक्सेस, तो ये टाइम रेशियो पे होगा। रेंट एंड टैक्सेस ये है 90,000। रेंट एंड टैक्सेस 90,000। 3,000 और 6,000। अच्छा टाइम रेशियो क्या था वो लिख लेते हैं, याद नहीं है। 1:2। 30,000 और 30,000 60,000। हाँ 30-60। अच्छा रेंट के बाद सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी, तो सैलरी अलग लिखेंगे, मैनेजर सैलरी अलग लिखेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं सैलरी। तो सैलरीज का अमाउंट आ जाएगा, ये माइनस कर देंगे, 3,31,000 माइनस 85,000। 3,31,000 माइनस 85, ये कितना होता है देखो? 2,46,000। कितना? 2,46,000। अच्छा 2,46,000। अच्छा ये टाइम पे जाएगा 1:2, मतलब 3 से डिवाइड करो। 82,000 और 1,64,000। 1,64,000 डबल हो जाएगा। अब यहाँ से मैनेजर सैलरी भी कर देते हैं, एमडी सैलरी। और एमडी सैलरी कहाँ पर जाता है? ओनली पोस्ट में 85,000, क्योंकि मैनेजर तो कंपनी का होता है ना, तो पोस्ट में जाएगा। और इसका हम लोगों ने, दोनों में जाएगा। ओ यहाँ पर दोनों में जाएगा। अच्छा हाँ यहाँ पर हम लोगों ने दोनों में कैलकुलेट किया था पोस्ट। ओ क्योंकि वहाँ पे बोला लिखा था, हुआ था नहीं। हाँ इंक्रीज बाई, यहाँ से इंक्रीज हुआ है, मतलब पहले भी पेड था। अच्छा ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वैसे मैनेजर तो पोस्ट में जाता है, लेकिन यहाँ पर बोला इंक्रीज हुआ था यहाँ 1 मई से, इसका मतलब पहले भी दिया जा रहा था, तो प्री पोस्ट दोनों में जाएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 3 लिख देंगे और वैल्यू लिख देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 85,000, वर्किंग नोट नंबर 3 वैल्यू हो जाएगा 23,000 और 62,000। मैनेजर सैलरी के बाद हो जाएगा मैनेजर सैलरी, अच्छा कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कितना है? ये है 14,000। ये किस पे जाएगा? आउटवर्ड किस पे काउंट होता है? कैरेज आउटवर्ड किस पे काउंट? सेल्स रेशियो पे होता है। कैरेज का मतलब होता है आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब अगर हम लोग रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं उसके लिए जो कैरेज पे कर रहे हैं, और अगर हम लोग फिनिश गुड्स किसी को बेचने के लिए भेज रहे हैं, तो जैसे डिलीवरी चार्जेस वगैरह होता है ना, तो वैसे कैरेज आउटवर्ड। तो सेल्स रेशियो हम लोग का 9:19। कितना हो जाएगा? 14,000, 4,500 और 9,500। 4,500 और 9,500। कैरेज आउटवर्ड हो गया। कैरेज आउटवर्ड के बाद है प्रिंटिंग स्टेशनरी 18,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000। तो ये टाइम रेशियो पे जाएगा 1:2, मतलब 3 से डिवाइड हो 6,000 जाएगा। 6,000 12,000। अच्छा
प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 25,000, ये कहां पर जाएगा? पोस्ट। पोस्ट, क्योंकि ये कंपनी का है, फुल्ली पोस्ट में चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद है सेल्स कमीशन 30,800, 30,800 सेल्स कमीशन बता ही दिया है, सेल्स की वजह से दिए, तो सेल्स रेशियो में हो जाएगा 28 से डिवाइड 9,900 और 20,900। 20,900 सेल्स कमीशन हो गया। बैड डेप्ट रिलेटेड टू सेल्स, अच्छा तो बैड डेप्ट यहाँ पर रिलेटेड टू सेल्स था 91,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बैड डेप्ट का रिकवरी जुलाई में हुआ था, जुलाई वाला बैड डेप्ट रिकवरी हुआ था आफ्टर अच्छा यहाँ पर बोला है बैड डेप्ट आर सोन आफ्टर एडजस्टिंग ए रिकवरी ऑफ 7,000, तो क्या 7,000 यहाँ पर एडेड है कि नहीं? 7,000 क्या था? पहले बैड डेप्ट था, बाद में वो रिकवरी हुआ, तो ये जो 7,000 है क्या इसमें इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है, ये बताओ। एक्सक्लूडेड है, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी, रिकवरी एडजस्ट कर दी है मतलब बैड डेप्ट को कम करके दिखा दिए, लेकिन एक्चुअली बिजनेस का बैड डेप्ट कितना होगा? बिजनेस का बैड डेप्ट हो जाएगा टोटल हाँ, टोटल ऐड करने पे हो जाएगा 98,000, ठीक है। तो ये 98,000 हम लोग को बैड डेप्ट डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों बोलो? क्योंकि हम लोगों ने रिकवरी दिखा दिया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? रिकवरी दिखा दिया है, तो रिकवरी अगर दिखा रहे हैं, ठीक है, रिकवरी अगर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर इसको हमें इंक्लूड करके दिखाना पड़ेगा कि हम लोग का बैड डेप्ट तो ये पहले से था। क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि ये बैड डेप्ट 2000 को हुआ था, ठीक है, 2000 जुलाई को, और इसका रिकवरी अभी हो रहा है, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट तो आया होगा हर साल, ठीक है। 2001 में भी इसका इम्पैक्ट आ जाएगा, क्योंकि बैड डेप्ट की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम दिखा होगा, तो बैड डेप्ट का इम्पैक्ट आया होगा। तो ये वाला अभी अगर रिकवरी हो रहा है तो हम लोग रिकवरी में दिखाएंगे, एज वेल एज बैड डेप्ट जो है वो टोटल हम लोग को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैड डेप्ट हम लोग को टोटल दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 91,000 प्लस 7,000, तो 98,000 का बैड डेप्ट है, और ये सेल्स पे डिवाइड होगा 9:19, मतलब 28 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 31,500 और 66,500। बैड डेप्ट हो गया। उसके बाद है अंडर राइटिंग कमीशन, ये किससे रिलेटेड होता है ये वाला पॉइंट? अंडर राइटिंग कमीशन मतलब, हाँ, अंडर राइटिंग कमीशन मतलब शेयर बिकवाने के लिए अंडर राइटर्स जो ब्रोकर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो उनको कौन अपॉइंट करेगा? जो शेयर इशू करेगा। शेयर कौन इशू कर सकता है? जो कंपनी है, तो इसीलिए पोस्ट इसीलिए पोस्ट में जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी कंपनी का होता है, ये तुम लोगों ने पहले, हाँ, पोस्ट में होगा। पोस्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 28,000। इसके बाद है ऑडिट फीस। अच्छा, ऑडिट फीस बोला है, टैक्स ऑडिट कुछ नहीं बोला है, ऑडिट फीस बोला है, तो ये कहां पर जाना चाहिए? सिर्फ अगर ऑडिट फीस बोला है तो कहां? पोस्ट में जाएगा। सिर्फ ऑडिट फी मतलब कंपनी ऑडिट का बात हो रहा है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कहां पर जाना चाहिए? प्री में जाएगा। प्री में जाएगा। क्यों प्री में जाएगा बोलो? प्री में तो जाएगा, क्यों प्री में जाएगा? क्योंकि नीचे में दिया हुआ है ना, वो सेल हो गया था पहले ही। इन्वेस्टमेंट जो है वो अप्रैल में ही बेच दिया गया था, तो इन्वेस्टमेंट बेचते हुए लॉस या प्रॉफिट हो सकता है, तो अगर अप्रैल में बेचा गया था तो प्री पीरियड में बेचा गया था, तो इसका लॉस या प्रॉफिट भी प्री पीरियड में ही एडजस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर 11,200 लिखेंगे और यहाँ पर प्री उल्टा लिखती हूँ, 11,200 और यहाँ पर प्री। अच्छा, नेक्स्ट है लॉस ऑन, बस और कुछ नहीं है, अब हम लोग को इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट तो कितना कितना होगा? मैम प्री में हो जाएगा 1,86,900। 1,86,900
900 अभी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तुम लोग एक चीज करना पड़ेगा, जो लोगों ने नहीं किया है वो लोग, ये ऐड हो रहा है, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखो, नहीं तो बाद में घर पे चेक करोगे तो समझ में नहीं आएगा ये कैसे हुआ। पहला ये 3 डेटा ऐड होगा कैलकुलेटर में, फिर उसके बाद लेस होते जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बताओ, इधर वाला पोस्ट वाला। 203,100 2,03,100 और इन दोनों का टोटल यहाँ पर बता दो। 4,78,200 4,78,000। ये तो ऐड करने से 0 0 0 हो जा रहा है। $3,90,000 हो रहा है ना, देखो ये वाला 3,90,000 नहीं हो रहा है, इतना ही तो होना चाहिए। 10,64,000 36,000 प्लस 7,000 माइनस 90 माइनस 2,46,000 85 14 18 25 30,800। 3,90,000 हम्म 30,800 26,000 28,000 फिर से 45,000 और 11,200 4,88,000 मेरा 3,90,000 आ गया। आ गया। अच्छा, तब शायद मेरा कोई गलत हुआ होगा लिखते वक्त, कुछ इधर उधर हो गया होगा, तब ठीक है। 3,90,000 आ जाएगा, चेक करके देखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। शायद मैंने यहाँ पर मतलब कैलकुलेटर में लिखते हुए कहीं कुछ गलत हुआ होगा, इस वजह से नहीं आया। बाकी तुम लोग चेक करके देखो, आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये जो एक्सरसाइज में वो करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। एमसीक्यू वैसे आता नहीं है तुम लोगों का इंटर में, फिर भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने इसीलिए दिया है ताकि तुम लोग का नॉलेज समझ में आए कि कैसा है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रांसफर टू, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में जो प्रॉफिट आता है, जैसे कि ये वाला एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने समझाया था, ये वाला जो प्रॉफिट है 1,86,900, ये कहाँ ट्रांसफर होता है? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या प्रॉफिट? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। करेक्ट। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब परचेस तो कर लेते हैं बट उसको लीगली उसका पूरा फॉर्मेलिटीज हाँ प्री इनकॉर्पोरेशन। हाँ ठीक। अच्छा, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज डेबिटेड टू विच अकाउंट? अगर प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, हाँ बोलो। गुडविल 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 भी होगा और ये भी बोल सकते हैं, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं, या फिर गुडविल भी बोल सकते हैं, आइदर ए और बी, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक हम लोग बोल सकते हैं। ये देखोगे एक बार, फर्स्ट दिन हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था, गुडविल ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग कोई चीज लॉस में खरीद रहे हैं तो इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में उसे हमें कोई बेनिफिट दिख रहा है, तो ये गुडविल। लेकिन इसको लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बोल के भी हम लोग चाहे तो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग ऑप्शन सी लेंगे, आइदर ए और बी, कोई भी एक ऑप्शन चूज करना होता है हम लोग को, ठीक है, कि हम लोग गुडविल में उसे ट्रांसफर करें या लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बोले। Profit prior to incorporation is available for distribution as dividend among the members of the company. Prior to incorporation का जो profit है वो तो कैपिटल रिजर्व है, अभी अभी बोले तुम लोग, तो कैपिटल रिजर्व जैसा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब वो किस लिए अवेलेबल है? क्या उससे हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कंपनी के शेयर होल्डर को? नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, डिपेंड्स अपॉन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये प्रॉफिट का क्या करे? ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इस प्रॉफिट से डिविडेंड बांट दे, इस प्रॉफिट से डिविडेंड बांट नहीं सकते हैं, इस प्रॉफिट का क्या करना है वो एमओए में लिखा हुआ है, तो बोलो कौन सा सही है? बोलो। कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, ये सब तो
मैंने बताया उस दिन रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, फ्री प्रॉफिट क्या होता है, फ्री कैपिटल रिजर्व तो नहीं बोला, यहाँ पर बोला है कि ऑप्शन तो अलग दिया ना, ऑप्शन दिया है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व में तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मतलब मेंबर्स में बांट सकते हैं और कंपनी ले सकता है, क्योंकि तो कंपनी नहीं कभी नहीं ले सकता है, क्योंकि कंपनी का शेयर होल्डर को डिविडेंड वही बांट सकते, वही प्रॉफिट से जो फ्री रिजर्व होता है, फ्री रिजर्व से बांट सकते हैं ना, फ्री रिजर्व से हम लोग डिविडेंड बांट सकते हैं, जो रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है उससे कभी डिविडेंड नहीं बांट सकते, जैसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिर्फ और सिर्फ अगर बाईबैक होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है वो फ्री माना जाता है, बाकी कभी भी फ्री रिजर्व में क्या क्या आ जाता है, फ्री रिजर्व में आता है जनरल रिजर्व जिससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिविडेंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर और क्या आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा जनरल रिजर्व आता है, रिजर्व फंड ये होता है फ्री रिजर्व, ठीक है, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, और क्या हो सकता है और हो सकता है हम लोगों का पीएल, पीएल, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो जाता है, ये सब होता है फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व जो है उसी से डिविडेंड बांट सकते हैं, कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम से डिविडेंड बांट सकेंगे नहीं, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व होता है, कभी रिवैल्यूएशन रिजर्व से डिविडेंड बांट सकते नहीं, डिविडेंड बांटने का मतलब है रेगुलर प्रॉफिट से तो डिविडेंड बांटा जाता है, कंपनी ने इस साल क्या इनकम किया, तुम लोग जब एफएम करते हो या फिर सर जो है जिन लोगों का फाउंडेशन में जिन लोगों ने करा है उन लोगों को भी पता होगा, ईबीआईटी ये सभी को बोलते हैं, तो ईबीआईटी से हम लोग पहले इंटरेस्ट देते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, वहां से इंटरेस्ट दे देते हैं, ठीक है, ये वाला चीज 11-12 में भी रहता है, तुम लोग का जो मैनेजमेंट ना क्या सब्जेक्ट रहता है इंटरेस्ट, इसके बाद देते हैं टैक्स, ठीक है, टैक्स देने के बाद बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इससे हम लोग क्या देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, अब जब ये देने के बाद कुछ बचता है तब इक्विटी शेयर होल्डर, तो डिविडेंड कहां से देते हैं, जो डे टू डे का अर्निंग होता है, जो जमा किया हुआ पैसा है वहां से डिविडेंड थोड़ी ना देते हैं, तो जमा किया हुआ मतलब क्या, जो रेस्ट्रिक्टेड है डेली का अर्निंग से देते हैं, तो ये तो डेली का अर्निंग नहीं है, ये तो कैपिटल नेचर का है, तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड के लिए नहीं यूज किया जा सकता है, तो नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग द मेंबर्स होगा। अच्छा, फिफ्थ नंबर, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, नॉमिनल नेचर, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन होने के पहले का प्रॉफिट कैसा होता है, रेवेन्यू, कैपिटल या नेचर, बी, कैपिटल नेचर का होता है। अच्छा, सिक्स्थ नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम बेसिस पे कौन सा एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट सकते हैं, इंश्योरेंस, बैड डेब्ट या डिस्काउंट अलाउड, ए इंश्योरेंस, ए इंश्योरेंस, ठीक हुआ है, क्योंकि बैड डेब्ट ये सेल्स पे जाएगा, डिस्काउंट अलाउड भी सेल्स पे जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर यानी सेल्स, इसमें से कौन सा सेल्स बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ग्रॉस प्रॉफिट, सी, ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ, सैलरी भी टाइम रेशियो पे होगा, डेप्रिसिएशन भी टाइम रेशियो पे होगा। एट्थ नंबर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, बी, बी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, करेक्ट, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो भी खर्चा होता है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये पोस्ट माना जाता है हमेशा। अच्छा, 9 का सी, 9 का सी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट एलोकेटेड ऑन द टाइम बेसिस पे नहीं होता, डिस्काउंट, क्योंकि ये किस पे होगा, सेल्स रेशियो पे, सैलरी और रेंट ये दोनों टाइम बेसिस पे होगा। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट क्या चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, अभी अभी तुम लोग को समझाया, बोलो, इसका इसका उल्टा क्वेश्चन था ना थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर कितना 5 या 6 था, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, किस किस चीज पे यूज नहीं कर सकते, पेइंग अप पार्टली पेड अप शेयर्स, इश्यूज ऑफ बोनस शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, अभी अभी तो बताया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा प्रॉफिट यूज किया जाता है, हमेशा डे टू डे अर्निंग का प्रॉफिट, तो प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब तो कैपिटल प्रॉफिट, अभी जो क्वेश्चन किया था वो तो ऐसा ही था ना, कैपिटल रिजर्व बोलो या कैपिटल प्रॉफिट बोलो, क्या कैपिटल प्रॉफिट से हम लोग बोनस दे सकते हैं, हाँ दे सकते हो, जब बोनस चैप्टर करोगे तो देखना, लेकिन ठीक है बोनस नहीं किया है किसी ने चैप्टर अभी तक मैंने करवाया नहीं है, इट्स ओके, बट अभी अभी तो मैंने बोला कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए डे टू डे का अर्निंग चाहिए, अभी तो इतना समझाया, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा कि कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग क्या, सी होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं,
और ये वाला बोनस के लिए कर सकते हैं, पार्टली पेड अप शेयर्स को पे करने के लिए हम लोग कर सकते हैं पार्टली पेड अप शेयर्स को, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये चैप्टर से दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है ना, लेकिन इतना तो समझ में आ जाएगा कि मैंने अभी डिविडेंड के बारे में इतना कुछ बोला। कौन सा था ये वाला क्वेश्चन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन यानी कैपिटल प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। अच्छा ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ये कर लेते हैं, क्या बोला इसमें। Sneha Limited was incorporated on 1st July 2001 to acquire a running business of Atul Sons with effect from 1st April 2001 during the year 2001. The total sales were 24 lakh, of which 4,80,000 were for the first 6 months. The gross profit of the company 3,90,800. The expenses debited to the profit and loss account include director fees, bad debt, advertisement under a contract amounting 2,000 per month, salary, general expense, preliminary expenses written up, donation to a political पार्टी, ठीक है। तो ये लगभग ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने यहाँ पर पहले भी किया हुआ है, ठीक है। फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए करते हैं। देखो तुम लोग अगर घर पे नहीं कर रहे हो तो अभी कर सकते हो, देखो हम करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो क्या क्या दे रखा है। इनकॉर्पोरेटेड हुआ है 1 जुलाई को, 1 जुलाई यानी 7 हो जाएगा, तो ये प्री और ये हो गया पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर एंड कब होता है, 1 अप्रैल से ये वाला इफेक्टेड था, 1 अप्रैल 2001, तो इसका मतलब 31 मार्च को ही खत्म होना चाहिए। फिर भी देख लेते 31 मार्च ही है कि नहीं। हाँ 31 मार्च 2002, तो ये प्री, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स, और ये वाला 9 मंथ्स, ठीक है। तो टाइम रेशियो 1:3। हाँ 1:3। सेल्स, सेल्स का डिटेल्स दे रखा है, देखो टोटल सेल्स 24 लाख, टोटल रुपीज 24 लाख, ठीक है। इसमें से फर्स्ट 6 मंथ्स का, फर्स्ट 6 मंथ्स क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑफ विच 4,80,000 वेयर फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, तो पहला 6 मंथ्स का 4,80,000 है, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा। 19,20,000। हाँ 19,20,000, लेकिन हम लोगों को तो प्री पोस्ट में डिवाइड करना है, तो इसमें इसका प्री पोस्ट कितना है, क्योंकि प्री हमारा 6 मंथ्स नहीं है ना, प्री हमारा कितना है, प्री हम लोग का 3 मंथ्स है। 4,80,000 का ऊपर मतलब 4,80,000 डिवाइडेड बाय 6 और इंटू 3 कर देंगे तो फिर 3 मंथ का आ गया। उसके बाद में फिर जो बचा 3 मंथ का उसमें ऐड कर देंगे 19,20,000। सही बात, वैसे करके कर सकते हैं, या फिर देखो यहाँ पर हम लोग इसका मतलब प्री में कितना मंथ्स आएगा वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसा जैसा दिमाग में आएगा वैसे ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग पहले 6 मंथ्स से डिवाइड करके 3 मंथ्स और इधर 9 मंथ्स ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ ऐसे लिख लिया है, तो चलो ऐसे कर लेते हैं। ये 6 मंथ्स का इतना है क्योंकि इवनली है, तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, आधा कर दो। 2,40,000। हाँ 2,40,000 इधर भी हो गया, 2,40,000, ठीक है। और ये जो है इसमें पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, इसको तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं, ये पूरा सेल कब कौन से पीरियड का है, इसको डिवाइड करने का जरूरत है क्या, ये पूरा कौन सा है, पोस्ट है। पोस्ट। तो ये टोटल, टोटल प्री ये वाला 2,40,000, टोटल पोस्ट दोनों का टोटल कर दो। 19,20,000 और 2,40,000 हाँ हो जाएगा 21,60,000। हाँ 21,60,000 हो गया सेल्स। अच्छा अब एक्सपेंसेस जो भी डेबिटेड किया गया है जीपी बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग को स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। स्टेटमेंट showing calculation of profit or loss prior to incorporation, prior to
pre incorporation and post incorporation for year ended 31st of March 2002. Particulars, total, basis, pre, पोस्ट। हम और टेबल नहीं बना रहे, जस्ट लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले है हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट 3,90,800। तो ग्रॉस प्रॉफिट 3,90,800 सेल्स रेशियो पे होना चाहिए। अच्छा, सेल्स का मैंने रेशियो नहीं कैलकुलेट किया। रेशियो 1:9। 1:9, ठीक है। मतलब 2,40,000 को 9 से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाना चाहिए। हाँ, आ रहा है 216 आ रहा है, तो 1:9, ठीक है। तो 1:9 ये डिवाइडेड बाई 10 कर दो, तो 10 से डिवाइड करने से कितना आ जाएगा? 3,9,080 पहला वाला, और इसका 9 टाइम्स 351,720। 3,51,720। अच्छा, लेस करना पड़ेगा। जीपी के बाद क्या है? डायरेक्टर फीस, ये पोस्ट में जाएगा 30,000। अच्छा, इसके बाद है बैड डेट 7,200। ये सेल्स रेशियो में जाएगा 1:9, मतलब 10 से डिवाइड होगा तो 720, और इसका 9 टाइम्स कितना हो जाएगा? 64,080 नहीं 6480। हाँ, 6480। अच्छा, एडवर्टाइजिंग 24,000 है, लेकिन 2,000 पर मंथ करके है, मतलब प्री पोस्ट, मतलब टाइम बेसिस पे डिवाइड होना चाहिए, फिक्स्ड है ना। तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली लेकिन ऐसे नहीं होता है। ये पॉइंट देने का मतलब क्या है कि एडवर्टाइजमेंट का फिक्स्ड बोल रखा है। नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट सेल्स बेसिस पे होता है, तो हम लोग सेल्स बेसिस पे देते हैं, लेकिन ये सेल्स बेसिस पे नहीं जाएगा क्योंकि ये फिक्स्ड बता रखा है। तो टाइम रेशियो के बेसिस पे जाएगा 1:3। हाँ, बोलो कुछ। 6,018। 6,000 और 18,000 एडवर्टाइजमेंट हो गया। अच्छा, सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस 1,28,000। सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंसेस ये टाइम पे जाएगा 1:3। 4 से डिवाइड करो। 32,000 और 96,000। अच्छा, 32 एंड 96 हो गया। अच्छा, इसके बाद कौन सा खर्चा है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000। पोस्ट 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 अच्छा, डोनेशन था, देखो, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय द कंपनी, क्योंकि कंपनी ने दिया है। पोस्ट बस, और कुछ नहीं था। कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। 181,600। 181 मैम इसमें नहीं, इधर टोटल 181,600 टोटल। और प्री में हो गया 360 और पोस्ट में 181,240। 181,240, ठीक है। तो सबको एक बार लिख लो, बाद में चेक करके देख लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या बोला है? द पार्टनर्स कमल एंड विमल डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस इनटू ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉल्ड मेसर्स केवी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2002। तो ये लोग खुद ही अपने बिजनेस का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेर कंटिन्यूड बाय द कंपनी विच क्लोजेस इट्स अकाउंट्स ऑन फॉर फर्स्ट टाइम 31st मार्च। मतलब पहले 31st मार्च को नहीं क्लोज करता था, ठीक है।
तो यहाँ पर ऐसे होगा, इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ है? 1 जुलाई 2002। अच्छा, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2002 होना चाहिए। तो अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल में जून जुलाई का तो 1 तारीख है, तो ये 3 मंथ्स। अच्छा, और ये ईयर एंड होता है 31 मार्च को, 9 मंथ्स। तो वर्किंग नोट नंबर 1, टाइम रेशियो प्री पोस्ट 3 9 1:3 हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ डिटेल्स दे रखा है, टर्नओवर यानी सेल्स, इंटरेस्ट, सीओजीएस, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स कमीशन, सैलरी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, रेंट, बैड डेब्ट, अंडरराइटिंग कमीशन, ऑडिट फीस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और depreciation. Following additional information was provided. Average monthly sales double from 1st July 2002. GP ratio was constant. तो सेल्स जो है 1 जुलाई 2002 से डबल हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वर्किंग नोट 2 में सेल्स निकाल लेते हैं, सेल्स रेशियो, तो कैसे बनेगा? सेल्स रेशियो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्री इज टू पोस्ट। तो बोल रहा है कि 1 जुलाई से डबल हुआ है, यानी पोस्ट पीरियड में डबल हुआ है। तो प्री में अगर हम लोग लिखते हैं लेट एवरेज सेल्स, ये मान लेते हैं कि है x, तो प्री में 3x होगा, ठीक है, x x x करके अप्रैल मई जून, उसके बाद डबल हो गया मतलब 2x इंटू 9, तो कितना हो जाएगा? 3x इज टू 18x, 1:6 हो जाएगा, ठीक है, सेल्स रेशियो बन गया। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है ऑल इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड ऑन 31 मई 2002। 31 मई 2002 मतलब इन्वेस्टमेंट प्री पीरियड का हो जाएगा। अभी अभी जो क्वेश्चन किया था जस्ट वैसा ही है। एवरेज मंथली सैलरी डबल फ्रॉम 1 अक्टूबर। अच्छा, इसका बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू प्री। वर्किंग नोट नंबर 5, तो एवरेज मंथली सैलरी डबल फ्रॉम 1 अक्टूबर, तो लेट सैलरी बी ₹X, एवरेज ₹X करके सैलरी था। तो प्री और पोस्ट का कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कब से डबल हुआ है। बोल रहा है 1 अक्टूबर 2002 से, तो अक्टूबर इसके बाद, मतलब प्री पोस्ट में नॉर्मल था जैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 मंथ्स X करके ही था यहाँ पर, उसके बाद अक्टूबर से इंक्रीज हुआ है। तो जुलाई पूरा वैसे ही था, अगस्त सितंबर तक वैसे ही था 1 अक्टूबर से, मतलब 3 मंथ्स पोस्ट पीरियड में 3 मंथ्स एज इट इज था, ठीक है, 3 मंथ्स। और उसके बाद बाकी जितने मंथ्स बचे, कितने मंथ्स बचे? 6 मंथ्स। हाँ, तो 6 मंथ्स डबल करके हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर 3x और यहाँ पर हो गया 12 प्लस 3 15x, यानी 1:5, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देख लो, ये रहा 1 जुलाई, तो यहाँ पर अप्रैल था, अप्रैल मई जून, ठीक है, यहाँ पर x x x, जुलाई में भी x, सितंबर में भी x, अक्टूबर स्टार्टिंग से, यहाँ पर मैंने ठीक किया, अप्रैल मई जून, हाँ, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, x x x, फिर अक्टूबर 1 तारीख से 2x हो गया, और अक्टूबर से लेकर मार्च तक, इसीलिए देखो x प्लस x, ये प्री में चला जाएगा यानी 3x, फिर x प्लस x 3x, फिर इंक्रीज पैटर्न में अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यहाँ तक होगा, ठीक है। तो ये तुम लोग चाहो तो ड्रॉ करके भी देख सकते हो, तो इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कंपनी ऑक्युपाइड एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई 2002 फॉर विच रेंट 20,000 पर मंथ वाज इनकर्ड। तो पहले से जो था रेंट वो तो था ही, यहाँ पर एक रेंट हम लोगों ने रीड किया 5.5। अच्छा, ये सब दे रखा है इन लैक्स में, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि रेंट जो है एक एडिशनल स्पेस लिया गया था 1 जुलाई से। तो वर्किंग नोट नंबर 6 बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 6, ये देखो 1 जुलाई
2002, यहाँ से प्री था, यहाँ से पोस्ट था, हमें सारा रेशियो प्री पोस्ट में डिवाइड करना होता है। 1 जुलाई से 20,000 जो है रेंट का ज्यादा इनकट हुआ है, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक जो इंक्रीज रेंट था वो कितना था, इंक्रीज्ड रेंट ये कितना था, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20,000 करके कितना, 37,000। हाँ ये इनटू हो जाएगा कितना, 9 मंथ्स ना, 1,80,000 ये इंक्रीज रेंट था। और पूरा रेंट कितना बोला है, 5,50,000। 5,50,000। तो यहाँ पर रेंट लिखते हैं, टोटल है 5,50,000। टोटल मतलब पूरे साल भर का, पूरे साल भर का है मतलब इंक्लूडेड इंक्रीज्ड अमाउंट है। तो इंक्रीज्ड अमाउंट के अलावा कितना रेंट है वो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया टोटल रेंट, ठीक है, जिसमें से ये पोस्ट का हो गया। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ही लिख लेते हैं कि विदाउट इंक्रीमेंट कितना है, विदाउट इंक्रीमेंट 3,70,000। 5,50,000 माइनस 1,80,000। हाँ 3,70,000। अब 3,70,000 जो है अगर इंक्रीज नहीं होता तब, तो इसको हम लोग नॉर्मली प्री पोस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3,70,000 तो ऐसे हो जाएगा, ये देखो। तो यहाँ पर 3,70,000 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं प्री और पोस्ट में। 3,70,000 का प्री और पोस्ट, प्री और पोस्ट कैसे डिवाइड होगा, ये 3 है और मतलब टाइम रेशियो पे, सीधा बात है। टाइम रेशियो कितना था, 1:3, इसमें डिवाइड कर लेंगे 1:3 में। तो 1:3, तो 4 से डिवाइड करो। 3,70,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है ना, 92,500। 92,500 हो रहा है। अच्छा 92,500 हो रहा है, 500 और इसका 3 टाइम्स 4,57,500। 4,57,500, ठीक है। तो और इसके अलावा पोस्ट में कितना हो जाएगा, टोटल ऑफ पोस्ट, टोटल ऑफ पोस्ट, ये दोनों का एडिशन मैम हम 4,57,000। टोटल बताया। तो ये टोटल बता दिए, ठीक है। तो चेक कर लेते कितना हो रहा है, 92,500 इंटू 3, 2,77,500 प्लस 1,80,000, 4,57,500, ठीक है। 4,57,500, यहाँ पर 2,77,500 प्लस 1,80,000। तो हम लोगों ने क्या किया, जितना इंक्रीज अमाउंट था उसको हटा दिया, क्योंकि वो पोस्ट पीरियड का है। तो पूरे पीरियड में विदाउट एनी इंक्रीमेंट जो कि पोस्ट पीरियड में हुआ, इतना रेंट है। अब इसको हम लोग टाइम बेसिस पे डिवाइड कर देते, क्योंकि इस पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन था नहीं, और जो 1,80,000 एक्स्ट्रा हुआ उसको हम लोगों ने ऐड करके दिखा दिया, वो तो सिर्फ पोस्ट पीरियड का था। अच्छा उसके बाद यहाँ पर bad debts recovered amounting 50,000 for sale made in 2000 has been incurred deducted from bad debt mentioned above। तो इसका वैसे ही कैलकुलेशन हो जाएगा जैसे अभी हम लोगों ने किया। ये पहले बैड डेप्ट रिकवरी बोल के आ जाएगा, और दूसरा ये 50,000 जो है ऐड हो जाएगा क्योंकि वो डिडक्टेड है। ऑडिट फीस पर्टेन टू द कंपनी, तो इसका मतलब ये पोस्ट में चला जाएगा ऑडिट फीस, ठीक है। तो देखो बाकी चीज तो रेडी हो गया, हम लोग यहाँ पर ही कर लेते हैं। Statement showing calculation of profit or loss for pre and post incorporation for the year ended 31st of March 2002. Particulars: total basis pre post। अच्छा यहाँ पर
टर्नओवर दे दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया है, तो हम लोग इसी तरह से प्रेजेंट करेंगे जैसे किया हुआ है। तो पहले लिखेंगे टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब ही सेल होता है, ठीक है। टर्नओवर है टर्नओवर है 240, ठीक है, 240 यहाँ पर लिख देते हैं इन लैख, ठीक है। और रेशियो कितना आया था, सेल्स रेशियो 1:6। 1:6। अच्छा, 1:6 में इसको डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 240 डिवाइडेड बाय 34.29 और पोस्ट में जाएगा 205.71। 205.71, ठीक है। अगर तुम लोग इन लैख में कन्वर्ट कर लेते हो तो ये पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन जैसे दिया हुआ है वैसे कर रहे हैं, बाकी तुम लोग कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6 लाख, तो ये ऐड हो जाएगा। इनकम है ना, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो तो यहाँ दिखता भी नहीं, वो तो बैलेंस शीट में जाता है, ये तो पीएल बना हुआ है ना, तो 6 लाख। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कौन से पीरियड का होगा, हम लोगों ने देखा था कि इन्वेस्टमेंट प्री, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले ही सेल हो जाता है। अच्छा, बैड डेब्ट रिकवरी हो जाएगा, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। बैड डेब्ट रिकवर्ड, बैड डेब्ट रिकवर्ड कितना था, बैड डेब्ट रिकवर्ड 50,000, ठीक है। तो 50,000 को कैसे लिखेंगे, 0.50। ये कहां पर जाएगा, ये भी प्री का था। अच्छा, ये सब हम लोगों का हो जाएगा। अब माइनस करेंगे हम लोग जो भी एक्सपेंसेस, ये सब है कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स बेचा है उसके लिए जो कॉस्ट इनकट किया हम लोगों ने, COGS, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 102। अच्छा, 102, ये कैसे डिवाइड होगा, हाँ सेल्स, ये हो गया सेल्स, कितना कितना होगा, 14.57 और 87.43। हाँ 87.43। अच्छा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडवर्टाइजमेंट 3, एडवर्टाइजमेंट 3, ये भी सेल्स में होना चाहिए। कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करो, 1:43 और 2.57। 2.57। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट के बाद है सेल्स कमीशन, ये भी सेल्स पे जाना चाहिए। सेल्स कमीशन ये है 6 लाख, 6 लाख है, ये भी सेल्स पे जाएगा। 1:6, मतलब इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल, क्योंकि ये 3 था, ये 6, तो ये रेशियो जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसका डबल कर दो, 0.86, 0.86 और 5.14। 5.14 सेल्स कमीशन हो गया। अच्छा, सेल्स कमीशन के बाद सैलरी 18, अच्छा सैलरी 18 लाख। सैलरी का किस में होता है, टाइम में होता है, ठीक है। टाइम रेशियो कितना था हम लोगों का, नहीं सैलरी का वर्किंग नोट बना था, उसमें इंक्रीज हुआ था ना, ये क्या था, ये रेंट था। हाँ, सैलरी वर्किंग नोट नंबर 5 1:5 में होगा, वर्किंग नोट नंबर 5, सैलरी 1:5 और वर्किंग नोट नंबर भी 5 होगा। तो 1:5 में अगर सैलरी को डिवाइड करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 3 और 15। 3 और 15। अच्छा, सैलरी के बाद आ जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, तो MD रेमुनरेशन पोस्ट में चला जाएगा। पोस्ट में चला जाएगा, 6 लाख, ये वाला ऊपर लिख देते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेमुनरेशन 6 लाख पोस्ट में चला गया। फिर क्या था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी पोस्ट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 2 लाख पोस्ट बेसिस 2 लाख। अच्छा, रेंट, इसका वर्किंग नोट बनाए थे तो वहां से ही लिखेंगे। रेंट जो है ये वाला वर्किंग नोट नंबर 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 9,25,000 और 4,57,500। तो इसको हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 6 और रेंट का टोटल कितना है, रेंट का टोटल है 5.5, ठीक है। अब हाँ बोलो कितना होगा, 0.925 और 4.575।
4.57 ये वाला जो है ये 4.57 हो जाएगा। और ये एक्चुअली रेशियो बना के मतलब शॉर्ट कर दिया है, मतलब सिंप्लीफाइड कर दिया है। 92,500 जो है मतलब दोनों जगह से 500 को जो है आउट कर दिया है, तो 92,500 को कैसे लिखा है, नहीं एक्चुअली राउंड कर दिया है ना, तभी तो हो रहा है वो वाला। ठीक है, अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, देखो 92500 है तो इसको डिवाइडेड बाई 1 लाख करना पड़ेगा, ऐसे करके कन्वर्ट। 0.925 है, इसको 93 लिखा जा रहा है। ठीक है, 0.925 है, इसको 93। और अगर कोई पूरा डिजिट लेके कर रहे हो तो वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये 0.93 आया और बाकी कैसे आएगा, 5.5 माइनस 9.3 कर लो, सॉरी 9.3 बोल रहे हैं, हाँ 0.93, तो ये ऐसे आ जाएगा 5.5 माइनस ये 4.57, इसीलिए ऐसे लिखा गया है। ठीक है, और बाकी इसको डिवाइड करोगे तो इसमें भी आंसर आएगा 4,57,000। ये देखो 4,57,500 डिवाइडेड बाई 1 लाख, है ना। तो ये देखो 4.575 है, तो वहां पर 2 डिजिट लिया गया है। और अगर तुम लोग पूरा इन लाख को कन्वर्ट करके करोगे तो कर सकते हो, हर एक जगह पे इंटू 1 लाख करके करना पड़ेगा यहाँ पर, और सारा जीरोस जो है सही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी एक तरीके से करना है। अच्छा, बैड डेप्ट 1 लाख, बैड डेप्ट 1 लाख तो था और उसमें ऐड करना पड़ेगा प्रीवियस रिकवरी अमाउंट, हाँ ये था, ये देखो 0.5, तो 1.5 इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सेल्स पे, और सेल्स रेशियो है 1:, हाँ बोलो 0.21 और 1.29। 0.21 और 1.29, ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन 2, अंडर राइटिंग कमीशन ये पोस्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये कंपनी रिलेटेड मैटर होता है। कंपनी शेयर इशू करवाएगी तो कंपनी को ही अंडर राइटर रखना पड़ेगा। ऑडिट फीस बोला है तो ये कहां पर जाना चाहिए, टैक्स ऑडिट नहीं बोला है, पोस्ट में जाएगा, पोस्ट में जाएगा। अमाउंट कितना था, ये भी 2 था, 2 हो गया। अच्छा, ऑडिट फीस के बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये प्री में जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेल प्री टाइम पे किया गया है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये प्री में चला जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख था। अच्छा, और एंड में है डेप्रिशिएशन 4 लेस डेप्रिशिएशन 4। अब इसमें कुछ नहीं बोला है तो कैसे होता है डेप्रिशिएशन, एडजस्टमेंट तो कुछ था नहीं, टाइम रेशियो में 1 और 3। अच्छा 1:3, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दो, मतलब 1 और यहाँ पर नहीं 1 और 3, हाँ हाँ यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टोटल में 93.5 पीछे करना पड़ेगा जगह में। अच्छा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये पर्टिकुलर वाला कॉलम था, यहाँ पर बेसिस, यहाँ पर टोटल 93.50, और ये प्री वाला और ये पोस्ट 18.798 और पोस्ट में 74.71। 74.71, ठीक है। बाकी तुम लोग चेक करके देख सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में सेल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of August to take over the business of partnership with effect from 1/4/2001. The following is related to information for the year ended. ये दे रखा है, सेल लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजिंग campaign which resulted increase in monthly average sales by 25% post incorporation। बोल रहा है कि
इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया एडवर्टाइजमेंट का, जिसके रिजल्ट मतलब आउटकम्स क्या हुआ, कंपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों करता है, उसका सेल बढ़ जाए, तो सेल बढ़ा है, एवरेज मंथली सेल 25%, लेकिन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इंक्रीज टू 30% फ्रॉम 25%। यहाँ पर जीपी भी बढ़ गया है, पहले जीपी 30% था और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद 25%। यू आर रिक्वायर्ड टू अपोर्शन द प्रॉफिट फॉर द ईयर between pre and post incorporation, also explain how pre incorporation profit is treated in the accounts। तो छोटा सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर illustration 3 इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ है, 1/8/2001, 1/8/2001 इनकॉर्पोरेट। तो इसके पहले प्री और इसके बाद का पीरियड होता है पोस्ट। तो इनकॉर्पोरेट टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर किया है जो 1/4 से टेक ओवर चल रहा था 1 अप्रैल से, बट एक्चुअली इनकॉर्पोरेट हो पाया इस टाइम पे। तो प्री पीरियड अप्रैल मई जून जुलाई है ना, 4 मंथ्स हो गया, और यहाँ पर 8, ठीक है। तो टाइम रेशियो कितना हो जाएगा, प्री इज टू पोस्ट, यानी 4:8, 1:2 टाइम रेशियो हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी डेटा दे रखा है, यहाँ पर ये चीज देखना पड़ेगा कि सेल्स का ये जो कैलकुलेशन बोल रखा है कि सेल्स बढ़ गया था, तो सेल्स रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, ये बन गया पहले वर्किंग नोट नंबर 1, अब वर्किंग नोट नंबर 2, सेल्स रेशियो ये भी हमेशा बनेगा प्री इज टू पोस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट एवरेज मंथली सेल्स बी ₹X, मंथली सेल्स है ₹X। अब बोल रहा है कि मंथली सेल्स 25% बढ़ गया है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का, ठीक है। तो प्री में जैसा था वैसे ही होगा, तो प्री में कितना मंथ था, तो प्री मंथ था 4 मंथ्स, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्री में, पोस्ट में बोल रहा है 25% बढ़ गया, तो इंक्रीज्ड सेल्स कितना होगा, इंक्रीज्ड सेल्स, तो x तो था ही और 25% बढ़ गया, यानी x इंटू 25, हाँ, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा ये वाला 1.25, ये तो x/4 हो जाता है ना 25/100, तो ये हो गया 5x/4, 5x/4 करके भी कर सकते हैं, एक ही बात है। 5x/4 करके कितना टाइम हो जाएगा, या फिर पॉइंट में भी रख सकते हो जैसा ठीक लगे। 8 आंसर सेम ही आएगा जैसे भी करो। 4x इज टू 10x, तो कितना हो जाता है 2:5, ठीक है, 2:5 ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट में भी रख सकते हो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर जीपी भी बढ़ गया है, जीपी बढ़ गया है 30%, इंक्रीज टू 30% फ्रॉम 25%, मतलब 25% से 30% जीपी बढ़ गया है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद। अच्छा, तो इसका भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जीपी रेशियो, ये इसको भी प्री पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, प्री पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ग्रॉस प्रॉफिट जो है प्री में हो जाएगा 25%, मतलब 4 का 25% और पोस्ट में जाएगा 30 का, 10 का 30%। 25% करके था, इंक्रीज टू 30%। अच्छा, 25% था 4 मंथ्स, ठीक है, और पोस्ट में कितना हो गया 30%, कितना मंथ 8, मैम मंथ से नहीं होगा, इसमें सेल्स रेशियो होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी तो हो जाएगा। ये 4 इंटू 25/100, मतलब ये 1 हो गया, और ये वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.4 आ रहा है। 2.4 आ जाएगा। सिर्फ इस तरह से कैलकुलेट करने से नहीं होगा ना, इसको सेल्स में देना पड़ेगा। सेल्स जीपी तो सेल्स रेशियो, हाँ, जीपी सेल्स में होता है, सिर्फ परसेंटेज देने से होगा, लेकिन परसेंटेज वाला रेशियो 4 मंथ्स में, तो मतलब ये परसेंटेज ऐसे चल रहा था 25% करके, ठीक है। तो हम लोग ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सेल्स पता था, 4 मंथ्स का सेल कितना आया यहाँ पर, ये आया
वो प्री का सेल 4x, तो 4x करके 25%, ठीक है। और पोस्ट का आया ये वाला 10 मतलब 10 का 30%। हाँ हाँ 10x का 30%, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 30/100 3। हाँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं देंगे, ये 4 मंथ्स और यहाँ पर सिर्फ ये करेंगे, तो प्रॉब्लम ये हो जा रहा है क्योंकि सेल्स का चेंज हुआ था। अगर सेल्स नहीं चेंज होता जो इंक्रीज, तब वो ऐसे करके होता। क्योंकि सेल का चेंज हुआ है तो 30% तो एक्स पे नहीं लगेगा ना, मतलब 1 सेल पे नहीं लगेगा, सेल का अमाउंट ही चेंज हो जा रहा है, तो 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन कर लेते हैं। Statement showing the calculation of profit for the period for pre and post incorporation for year end 31st of March 2002. Particulars total basis pre post. Gross profit 6 lakh। अच्छा ये हो जाएगा सेल्स रेशियो में। जीपी रेशियो निकालें। जीपी निकालना पड़ेगा ना। अच्छा जीपी तो कैलकुलेट अभी किया निकाले 1:3। और रेशियो निकाल लिए, उस पे कर देंगे। अच्छा हाँ, जीपी को जीपी रेशियो में दे देते, क्योंकि यहाँ पर जीपी का चेंजेस हुआ है, तो जीपी रेशियो में दे देंगे 1:3, तो डिवाइडेड बाय 4 यानी 1 लाख 1,50,000 और 4,50,000। 1,50,000 और 4,50,000 हो जाएगा। अच्छा लेस सैलरी 1,20,000, ये टाइम रेशियो पे जाएगा। टाइम रेशियो था 1:2, 1:2 में डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड होगा। 40। हाँ 40,000 और 80,000। सैलरीज के बाद था रेंट रेट्स टैक्सेस 80,000, रेंट रेट्स टैक्सेस 80,000, ये भी टाइम पे जाएगा। 1:2 यानी 3 से डिवाइड होगा, पॉइंट में आ जाएगा 3 से डिवाइड होने से। 26667। हाँ 26,663, 5333। ठीक है। ये दो टोटल करके ही आना चाहिए। हाँ आ जाएगा, पीछे 7 और 3 है, इस तरह से एडजस्ट करके हमें लिखना चाहिए। कमीशन ऑन सेल 21,000, कमीशन ऑन सेल्स 21,000, ये सेल्स पे होना चाहिए। सेल्स रेशियो 6,000 और 15,000। अच्छा 2:5 7 मतलब 6,000। हाँ 3 हो रहा है, 3 × 2, अच्छा 3 और ये 15,000, 6,000 और 15,000। उसके बाद नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन 25,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 32,000, डेप्रीशिएशन 25,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 32,000, ये तो पोस्ट में हो जाएगा, ये पोस्ट में लिख दिया मैंने 32,000। अच्छा डेप्रीशिएशन टाइम पे होगा 1:2 यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये भी पॉइंट में आएगा 8,333। -25,000 करने से आ जाएगा 7 16667। 16,667। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये लिख दिया मैंने। डायरेक्टर फीस 12,000 पोस्ट में आएगा। डायरेक्टर्स फीस 12,000 पोस्ट में आएगा।
एडवर्टाइजमेंट 36,000। अच्छा, ये नॉर्मली तो सेल पे जाता है, बट कुछ बोला गया था कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है, वो कैंपेन जो किया गया था उसका रिजल्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पे इम्पैक्टफुल आया। ठीक है, तो इसका मतलब कब किया गया होगा, क्योंकि किसने किया है, सेल लिमिटेड ने एडवर्टाइज किया। सेल लिमिटेड कौन है, जो बाद में इनकॉर्पोरेट हुआ, पहले तो वो पार्टनरशिप था, तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कहाँ पर जाना चाहिए बोलो, कैंपेन का रिजल्ट। हाँ, डेट तो कुछ दिया नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन किसने किया है वो तो बता दिया है, सेल ने किया है, मतलब जो कंपनी था उसने किया है। तो कंपनी तो बाद में इनकॉर्पोरेट हुई, तो प्री वालों ने कोई इसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं किया होगा पहले। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कंप्लीट। अब देखो कितना आ रहा है, टोटल में 2,74,000। 2,74,000 और यहाँ पर प्री में 59,000 मतलब 69,000 हाँ और पोस्ट में 2,05,000। 2,05,000। ठीक है, अब बाकी है 4 वाला, काफी बड़ा है, अभी कंप्लीट नहीं। अच्छा, 4 वाला ही सिर्फ बाकी है, बाकी ये नहीं बना। अच्छा ठीक है, फिर से कोशिश करो, हम बता देंगे नेक्स्ट दिन, फिर से एक बार कोशिश करो, अगर नहीं होगा तो बता देंगे, क्योंकि अभी ये कंप्लीट भी नहीं होगा, बहुत बड़ा है ना। तो 4 वाला सबको एक बार देखो, अगर होगा तो ठीक है, नेक्स्ट दिन बता देंगे। वैसे भी नेक्स्ट दिन तो हम लोग नया चैप्टर करेंगे, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही नया चैप्टर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट भी हो गया है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, हो गया ये वाला कंप्लीट, इससे आता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।